लेकिन वे कहाँ गए? मधुबनी, बिहार। और वहां उन्होंने भाषण में बिहार का भी नाम ले दिया, जब मृतकों के नाम ले रहे थे जिन जिन राज्यों के लोग मारे, तो वे कह रहे बिहार, जबकि बिहार का एक भी मृतक नहीं है पहलगाम। उसके बाद शुरू हुआ उनका तिरंगा यात्रा का अभियान। उसे प्रतिसाद नहीं मिल रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा समाज। आपने कहीं शोर, कहीं बुखार नहीं देखा देशभक्ति का। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। एक तो ये भाषण गर्म सिंदूर वाला, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार में आप जानते हैं छठ पर नाक से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाती हैं हमारी माताएं बहनें। फिर उसके बाद बंगाल में वहां तो सिंदूर खेला होता है, एक उत्सव होता है, पूरा होली खेली जाती है सिंदूर से, दुर्गा पूजा में सिंदूर खेला ही कहते हैं उसको जी। इसके बाद ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सड़क पर आदम का होर्डिंग लगा हुआ है, ओवरऑल यूनिफॉर्म में आर्मी की, अगर आप पहन ले तो हमारे खिलाफ केस रजिस्टर हो जाए। पुलवामा के बाद हुआ, उसके बाद उन्होंने उसके नाम पर वोट मांगे। आपको याद होगा उड़ीसा की एक आम सभा में उन्होंने कहा था कि पहली बार के वोटरों से मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपका पहली बार का वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं हो सकता? तो वे उसी प्रक्रिया में अब लग गए। जैसे आप ऐलान कर सकें कि सीज फायर भारत कर रहा है, इतना ही हो जाता कि भारत और पाकिस्तान मिलकर एक साथ 1 मिनट 1 घंटे में किसी एक क्षण तय कर लेते कि दोनों एक साथ ट्वीट करेंगे। वो तो दुनिया का दरोगा ऐलान कर रहा था। तब ये गर्म सिंदूर कहां गया? साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रगों में खून नहीं दौड़ता, अब उनकी रगों में केवल गर्म सिंदूर दौड़ता है। हमने अपनी कक्षा में 8वीं कक्षा में पढ़ा था कि रगों में डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ अलग हैं। उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। कम से कम सेना के इस शौर्य भरे ऑपरेशन के बाद देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो एक चुनाव की सहूलियत से भरे हुए प्रधानमंत्री हैं। चुनाव में जो सहूलियत होगी, चुनाव में जो फायदेमंद होगा, प्रधानमंत्री की रगों में वही दौड़ेगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए, प्रधानमंत्री के बीकानेर में दिए भाषण पर चर्चा करने के लिए और तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कई अखबारों में संपादक रहे डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तमाम लोगों के खून में, हमारे और आपके खून में तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स हैं, उनके खून में गर्म सिंदूर कैसे आ गया, कहां से आया ये? देखिए, पता नहीं क्यों हमारे देश के लोग उनके इस बयान को गलत तरीके से ले रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी रगों में, उनकी नसों में, उन्होंने नसों शब्द का इस्तेमाल किया है जी। गर्म गर्म सिंदूर ही बह रहा होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, वे साधारण मनुष्य तो है नहीं। हम सब लोग साधारण मनुष्य हैं, जो बायोलॉजिकल लोग हैं। हम लोग प्राकृतिक तरीके से धरती पर आए हैं, लेकिन वे नॉन बायोलॉजिकल, ऐसा वे खुद कहते हैं। तो जो नॉन बायोलॉजिकल है, उस पर कोई भी जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई चीज लागू नहीं। इसलिए वे कह सकते हैं कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। लेकिन मुझे 2-3 बातें और कहनी। पहले एक बार वे तय कर लें कि उनकी रगों में क्या दौड़, क्योंकि कुछ साल पहले वे जापान गए थे, वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बातचीत कर रहे थे, भाषण दे रहे थे कार्यक्रम में। तब उन्होंने कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरी रगों में कॉमर्स बहता है, पैसा बहता है। कॉमर्स शब्द कहा था उन्होंने, व्यवसाय के। एक बार वे कह चुके हैं मेरी रगों में डेमोक्रेसी बहती है, एक बार कुछ और कह चुके हैं। तो ये थोड़ा सा असमंजस है उन्हें। वे खुद तय कर लें कि उनकी रगों में क्या बहता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ नहीं बह सकती। और अगर साथ में कहीं खून भी हुआ जो इंसानों की रगों में होता है, तो इन सब चीजों के घाल मेल से तो बड़ी आफत हो जाएगी। जहां तक सवाल सिंदूर का है, कल से अब तक सैकड़ों लोग लिख चुके हैं, गूगल और ग्रोक से पूछ पूछ कर बता चुके हैं कि सिंदूर शरीर में अगर चला जाए तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। उसमें लेड ऑक्साइड होता है, कई ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को बुरी तरह से, उसके शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। पागलपन भी आ सकता है,
जुबान आपकी चली जा सकती है, सोचने की, समझने की, सुनने की शक्ति क्षीण हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो केमिकल तरीके से बनती है सब चीजें। वो जो प्राकृतिक तरीके से बनने वाला सिंदूर था, एक पौधा होता है उससे बनता था, वो तो मुझे नहीं लगता 2% भी अब उसका उत्पादन होता होगा उस पौधे के जरिए। तो प्रधानमंत्री को बचना चाहिए सिंदूर के सेवन से। अब आते हैं उनके इस बयान पर। वे जिस हम्म। परिप्रेक्ष्य में ये कह रहे थे कि मैं, जिन लोगों ने सिंदूर मिटाने की कोशिश की उन्हें मोदी ने मिटा दिया। एक तो वे मोदी मोदी बहुत करते थे, ना उन्होंने सेना का नाम लिया। उन्होंने कहा मोदी वैसे शांत रहता है लेकिन उसकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा। अब हमारा सवाल ये है धर्म, ये जो गर्म सिंदूर है, वो जब गलवान घाटी में चीन की सेना ने हमारे जवानों को मार दिया था, वे शहीद हो गए थे, तब ये गर्म खून, गर्म सिंदूर, खून तो बार बार निकल जाता है, ये गर्म सिंदूर क्या बर्फ बन गया था? ये गर्म सिंदूर उस वक्त कहां चला जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति आपको बगल में बिठाकर एक तरफा टैरिफ की घोषणा कर देता है। चलिए उससे भी ताजा बात कर लेते हैं। ये गर्म सिंदूर उस रात, उस शाम 5:21 पर कहां था जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर, आपसे पूछा तक नहीं, आपको इतनी भी मोहलत नहीं दी, इतना भी अवसर नहीं दिया कि आप ऐलान कर सकें कि सीज फायर भारत कर रहा है। इतना ही हो जाता कि भारत और पाकिस्तान मिलकर एक साथ 1 मिनट 1 घंटे में किसी एक क्षण तय कर लेते कि दोनों एक साथ ट्वीट करेंगे। वो तो दुनिया का दरोगा ऐलान कर रहा था। तब ये गर्म सिंदूर कहां गया? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की इन जुमलेबाजियों से, सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग से अब जनता पर असर नहीं होगा। जनता समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजी है, क्योंकि अब आम लोग भी पूछ रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी या विपक्ष नहीं पूछ रहा, सिर्फ हरण गौर साहब नहीं पूछ रहे कि क्या हासिल हुआ इस युद्ध में 4 दिन से। आम लोग पूछ रहे हैं कि हमें क्या हासिल हुआ, क्या खोया, क्या पाया। क्या वे चारों आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 बेकसूर लोगों को मारा, उनको हम पकड़ पाए, उन्हें मार पाए? डेनमार्क में जयशंकर कहते हैं हमने उनकी शिनाख्त कर ली है। वहां पत्रकार ने पूछा कि उन 4 आतंकवादियों को क्या हुआ जिन्होंने नरसंहार किया था। एस जयशंकर की जुबान लड़खड़ा गई, पसीना आ गया उनके माथे पर। कहने लगे हमने उनकी शिनाख्त कर ली, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या इतना पर्याप्त है? तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को अब इस तरह के भाषणों से बचना चाहिए। उनके जो भी सलाहकार हैं, उनके जो भी भाषण लिखने वाले, भाषण लेखक हैं, मोदी को चाहिए कि तत्काल उन्हें बदल जाए। थोड़े अच्छे भाषण प्रधानमंत्री के स्तर से आना चाहिए, वो भी इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। जी सर। सर, इस पूरे भाषण में सबसे ज्यादा हाईलाइट तो ये सिंदूर वाली लाइन ही हुई, लेकिन एक शब्द है नार्सिसिज्म, वो भी इस पूरे भाषण में बहुत ज्यादा दिखाई दिया कि पहले बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी हम कह के बात करते, जब प्रधानमंत्री बने वो अगले 5 साल तो कम से कम हम कह के बात करते थे, हम ये करना चाहते हैं, हमारी पार्टी ये करेगी। लेकिन 2019 के बाद हमने एक शिफ्ट देखा कि जहां पे वो सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा हो गए। हमेशा नरेंद्र मोदी खुद को थर्ड पर्सन में बात करना नार्सिसम की सबसे बड़ी निशानी होती है। क्या नार्सिसम से ग्रस्त होते जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए अभी नहीं होने जा रहे, वो तो बहुत सालों से हो चुके हैं। वे लगातार इस आत्म मुक्ति बोध, नार्सिसस कॉम्प्लेक्स जो होता है, नार्सिसस यूनान में एक मिथक है, बहुत सुंदर था। वो पानी में अपनी शक्ल देखता रहता था, इस तरह एक दिन मर गया, खुद पर मुग्ध हो गया। तो ये जो आत्म मुक्ति बोध है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत हावी है। उनके भाषणों में, उनके संवाद में मैं और नरेंद्र मोदी। कल के भाषण में भी उन्होंने कितनी बार कहा मोदी ऐसा करता है, मोदी शांत रहता है, मोदी की रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए, नरेंद्र मोदी सब कुछ है, अब तो पार्टी भी कहीं नहीं। 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा।
उनके पोस्टर बैनरों में बीजेपी का नाम नहीं होता था, मोदी होते थे सर। पूरा उनका कैंपेन जो था इलेक्शन का, वो सिर्फ मोदी के नाम पर था। योजनाएं मोदी के नाम की हो रही, मोदी के नाम का स्टेडियम हो गया, पटेल का नाम हटाकर, सरदार पटेल का नाम हटाकर आपने मोदी स्टेडियम उसका नाम कर दिया। तो ये जो तरीका है, इससे पार्टी के भीतर भी तो लोग विचलित होंगे। क्या बीजेपी के तमाम नेताओं को लगता नहीं होगा तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी शब्द का उच्चारण नहीं करते मोदी जी। सरकार भी मोदी की सरकार कही जाती है, बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए का भी नाम नहीं सकते। और पराकाष्ठा ये है कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके संसदीय दल ने आज तक उन्हें अपना नेता नहीं चुना है। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया पर उसके अपने संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई। पूरा 1 साल हो गया, मई जून में चुनाव हुए थे 2024 जी, लेकिन आज तक बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी नहीं चुने गए। वे एनडीए के नेता चुन लिए गए सारे घटक दलों की बैठक में, लेकिन पार्टी ने उन्हें अपना नेता नहीं चुना, क्योंकि अब पार्टी गौण हो गई है। पार्टी की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी अपने आप में अवतार हैं, वे कह ही चुके हैं, हर तरह से कह चुके हैं, नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे ऐसा लगता है मुझे ईश्वर ने अलग से भेजा है, अलग से किसी काम से भेजा है। अरे भाई, क्या पृथ्वी पर 8 अरब लोग जो हैं पृथ्वी पर, ईश्वर ने सबको अलग अलग काम से भेजा है, कोई बेवजह धरती पर नहीं भेजा गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं कि वे अवतार हैं, वे अलग से भेजे गए। जी, क्या ये केवल एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है कि जैसे हिटलर खुद को कहता था कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति हूं, या फिर मैं आर्यंस को दोबारा ग्रेट बनाने के लिए पैदा हुआ हूं, जो उसकी प्रोपेगेंडा किताब में भी है। क्या ये वही वो ट्रेट है, या फिर वो खुद बिलीव करने लगे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकली था? देखिए, वो बिलीव ही करते हैं, उनको पूरा भरोसा है, आज भी भरोसा है। थोड़े दिनों के लिए विचलित हुए थे जब मोहन भागवत ने कह दिया था कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि वे अति मानव हैं, वे देवदूत हैं, वे अवतार हैं, लेकिन आदमी को ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तब उस कटाक्ष के बाद उन्होंने कहा था एक भोंपू मीडिया के इंटरव्यू में, मैं भी तो साधारण मनुष्य हूं। उससे थोड़े दिनों पहले तक तो वे अपने आप को अवतार मान रहे थे, लेकिन ये परिवर्तन क्यों आया था उसको भी रेखांकित कर देते। वो जो 400 पार का नारा था ना, अब की बात 400 पार, वो जब 240 पर रह गया तो वे अवतार से मनुष्य हो गए कि मैं भी साधारण मनुष्य। फिर धीरे धीरे वापस उन्हें वही एहसास बना रहा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत चिंताजनक बात है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ी बात है भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री होना, लेकिन वे अवतार नहीं है। सर, मैं कुछ और चीजों पे आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कुछ चीजें दोबारा रिपीट होती हुई देखी हैं, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद रिपीट हुई थी, जैसे उरी का जब हमने बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, वैसी ही चीज हमें अब देखने को मिली है कि प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है सेना के शौर्य का। आपने एक कुछ ट्वीट्स में देखा होगा कि ट्रेन की टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी की फोटो है, उसमें आर्मी की फोटो नहीं है, ज्यादा नरेंद्र मोदी की फोटो है। दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पे, हाँ, दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पे जो है ऑपरेशन सिंदूर का है। बीजेपी ने कई होर्डिंग्स लगवाए हैं। हम सेना के सेल्समैन बन गए हैं क्या? अगर मैं पूरी जिम्मेदारी से ये मैं फ्रेज इस्तेमाल कर रहा हूं, सेना के सेल्समैन बन गए हैं क्या हम? देखिए, नरेंद्र मोदी तो हर चीज के सेल्समैन है, वे कहते ही उनकी रगों में व्यवसाय है, कॉमर्स है, वे हर चीज को बेचने बनाने में सक्षम है। ऑपरेशन बालाकोट पुलवामा के बाद हुआ, उसके बाद उन्होंने उसके नाम पर वोट मांगे। आपको याद होगा उड़ीसा की एक आम सभा में उन्होंने कहा था कि पहली बार के वोटरों से मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपका पहली बार का वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं हो सकता? तो वे उसी प्रक्रिया में अब लग गए। जैसे वे सऊदी अरब से लौटे पहलगाम की घटना के बाद, इतनी बड़ी घटना थी, तो उन्हें कहां जाना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले पहलगाम जाना चाहिए था। पहलगाम न जाते कश्मीर चले जाते, श्रीनगर में कोई बैठक ले लेते।
सुरक्षा बलों की, अधिकारियों की, मुख्यमंत्री की, लेकिन वे कहां गए? मधुबनी, बिहार। और वहां उन्होंने भाषण में बिहार का भी नाम ले दिया जब मृतकों के नाम ले रहे थे, जिन जिन राज्यों के लोग मरे, तो वे कह गए बिहार, जबकि बिहार का एक भी मृतक नहीं है पहलगाम। उसके बाद शुरू हुआ उनका तिरंगा यात्रा का अभियान। उसे प्रतिसाद नहीं मिल रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है समाज। आपने कहीं शोर, कहीं बुखार नहीं देखा देशभक्ति का। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। एक तो ये भाषण गर्म सिंदूर वाला, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार में आप जानते हैं छठ पर नाक से लेकर यहां तक सिंदूर लगाती हैं हमारी माताएं बहनें। फिर जी। उसके बाद बंगाल में, वहां तो सिंदूर खेला होता है, एक उत्सव होता है पूरा होली सिंदूर खेली को जाती है लेकर। सिंदूर से दुर्गा पूजा में। सिंदूर सिंदूर खेला ही कहते हैं उसको। जी। इसके बाद ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सड़क पर आदम का होर्डिंग लगा हुआ है। ओवरऑल यूनिफॉर्म में आर्मी की, हम और आप पहन लें तो हमारे खिलाफ केस रजिस्टर हो जाए। जी। किसी को अधिकार नहीं है सेना की पूरी वर्दी पहनने का। इस तरह आप ट्राउजर पहन सकते हैं, कार्गो पहन लीजिए, शर्ट पहन लीजिए, जैकेट पहन लीजिए, पूरी ओवरऑल नहीं पहन सकते आप। मोदी जी पहने, उनकी होर्डिंग लगी हुई है पूरे शहर में, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं। रेलवे के टिकट पर आप जिक्र कर ही रहे हैं, उसका उल्लेख है पेट्रोल पंपों पर। ये सब सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है। इसलिए आपने बिल्कुल सही फ्रेज का इस्तेमाल किया है। वे सेना को भी चुनाव के बाजार में बेचने उतर आए, और ये निर्लज्जता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और वो कहती दूसरों से ये है कि सेना के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो पहले भी राजनीति करते थे। 26/11 के हमले के समय मुंबई पर जब हमला हुआ था, वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 29 जी। नवंबर को ऑपरेशन चल रहा था मुंबई में, नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनमोहन सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। बीजेपी ने एक विज्ञापन दिया था 29 नवंबर को 2008 में। उस वक्त तक ऑपरेशन चल रहा था। उस विज्ञापन में मनमोहन सरकार को कमजोर सरकार, नाकाबिल सरकार लिखा गया था, और फिर नीचे लिखा था फाइट टेरर, वोट बीजेपी। यानी आतंकवाद से लड़ना है तो बीजेपी को वोट दो। और हुआ क्या इन 10 सालों में? आजादी के बाद सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं। धरण सबसे ज्यादा बड़े बड़े हमले, उड़ी, पठानकोट, अमरनाथ यात्रियों पर हमला। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संसद पर हमला, कंधार संसद अपहरण हमला। कांड, अक्षरधाम पर हमला। पठानकोट हमले की जांच में आईएसआई का अधिकारी आ रहा है पाकिस्तान। बुहारी मोदी सरकार, आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ कि आईएसआई के लोगों को इस तरह तवज्जो दी जाए और वे दूसरों को उपदेश दें कि सेना पर राजनीति न करें। जी सर, एस जयशंकर साहब ने जो मीडिया को बाइट दी, बहुत चर्चा हुई उसके बारे में। राहुल गांधी ने तमाम सवाल पूछे। निशिकांत दुबे, ट्विटर पे लंतरानियां सभी ने सुनी है उनकी। निशिकांत दुबे अब कह रहे हैं कि जिस समझौते के चलते ये जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की गई है, वो समझौता खुद कांग्रेस की समर्थित सरकार ने जो है वो करवाया था। इस चीज से दो चीज तो साबित हो गई कि जानकारी तो दी गई थी। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, आप कितना भी ये लोग रफू करने की कोशिश कर लें, तुरपाई तो उधेड़ चुकी है। जयशंकर ने जो कहा था स्पष्ट था कि उन्होंने ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचना दी। जी। ये इसी तरह से है, उदाहरण के लिए, कि कोई टीआई किसी हत्यारे को पकड़ने जा रहा हो और थाने से पहले फोन करके उसे बताया जाए, फरारी इश्तहारी मुलजिम हो, कि हम आपको पकड़ने के लिए दबिश देने आ रहे हैं। या चंबल घाटी में डकैतों के साथ कोई एनकाउंटर करने पुलिस जा रही हो और पहले पुलिस की तरफ से सूचना भेज दी जाए, गिरोह को, दस्यु सरगना को बता दिया जाए कि हमने आपका पता ठिकाना पता कर लिया है कि आप चंबल के किस बीहड़ में कहां छुपे हैं, हम एनकाउंटर करने आ रहे हैं। तो वो बैठा रहेगा पुलिस के इंतजार। ये इस तरह का बयान था। अब निशिकांत दुबे ने जो किया है, वो उल्टे बांस बरेली लदवा दिया है सरकार को। वो बूमरैंग हो गया। एक तरफ सरकार और उसके समर्थक ये साबित करने में तुले थे कि जयशंकर ने ऐसा नहीं कहा था, उसका अर्थ ये था, बिफोर आफ्टर जो भी अंग्रेजी में शब्दों का इस्तेमाल था उसको कर रहे थे। लेकिन निशिकांत दुबे ने तो ये कह के कि फला समझौते के अंतर्गत सूचना दी, तो एक तो स्वीकार कर लिया
दूसरी बात, वो कांग्रेस को जिसमें घेरने की कोशिश कर रहे थे उसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं। मार्च में शहीद राजीव गांधी चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अप्रैल में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वो समझौता किया, तो राजीव गांधी या कांग्रेस तो जिम्मेदार नहीं हुए। 1991 वो में 1991 में तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बने ही वे कांग्रेस के समर्थन से थे। बार बार सरकारें उस समय गिर रही थी, हर 6 महीने में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, वो लंबा इतिहास है। लेकिन कुल मिलाकर निशिकांत दुबे ने अपनी ही पार्टी को संकट में डाल दिया। अब क्या जवाब देगी बीजेपी? अब बीजेपी से पूछा जाए कि आपकी ही पार्टी का 4 बार का सांसद कह रहा है कि जयशंकर ने सूचना दी थी लेकिन फला समझौते के अंतर्गत दी थी, तो पहले तो ये स्वीकारोक्ति हो गई, कबूलनामा हो गया कि भारत के विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को खबर कर दी। पाकिस्तान यानी कौन? आतंकवादियों के आकाओं को। तो क्या उन आकाओं ने आतंकवादियों को अलर्ट नहीं किया होगा? क्या उन्हें इत्तला नहीं की होगी कि भारत की तरफ से हमला होने वाला है, निकल लो जरा पतली गली से, कहीं दाएं बाएं हो जाओ। और ये बहुत साधारण सी बात है, अगर आप पाकिस्तान को बताएंगे तो हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आतंकवादियों के कैंप पाकिस्तान की सरकार की मर्जी से, उसकी सरपरस्ती में ही तो चल रहे हैं। अगर उसे ऐतराज होता तो वो खुद ही खात्मा कर देती आतंकवादियों। वो तो मानती नहीं, उसके तो अपने लोग हैं। तो क्या पाकिस्तान की सरकार ने और सेना ने इन आतंकवादियों को सचेत नहीं किया होगा, आगाह नहीं किया होगा कि भाग लो वहां से? तो आपके इस ऑपरेशन की जो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, क्या सचमुच उतनी ही है? क्या वो 100 आतंकवादी आप बता रहे हैं वहां बचे हुए थे, तब तक बैठे रहे थे कि चलिए देखते हैं भारत से किस रंग का हवाई जहाज आ रहा है, कैसा बम गिरेगा हमारे ऊपर और हम मर जाएंगे? तो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे आतंक। यानी निशिकांत दुबे ने बीजेपी को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करने का काम खुद कर दिया। जी देखिए दर्शकों, ये बात तो साबित हो गई है कमोबेश। अब सरकार को स्वीकार करने की देर है कि उन्होंने जानकारी दी नहीं दी, किस हवाले से दी, एस जयशंकर पहले ही बता चुके थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री कहें कि मेरे खून में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, उन प्रधानमंत्री के राजनीतिक ईमानदारी पर शक किया जाना चाहिए, और वो भी तब किया जाना चाहिए जब सेना ने अपने शौर्य के दम पर पाकिस्तान को घुटने पे लाया, एक आतंकवादी देश को घुटने पे लेके आए। लेकिन हमारे ही प्रधानमंत्री उस शौर्य का इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले बिहार चुनाव में वोट गेन करने के लिए। ये पहले भी होता आया है, उरी के बाद हुआ, ये पठानकोट के बाद हुआ, और अब ये पहलगाम के बाद हो रहा है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस तरह के चर्चाएं और देखते रहने के लिए बोलते हैं हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।